कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे आमतौर पर ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना रही है जो लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने ईपीएस पेंशन राशि में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 2025 से अधिकतम पेंशन राशि बढ़कर 7,000 रुपये हो गई है। यह कदम उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण राहत और आश्वासन लेकर आया है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। ईपीएस 95 योजना की पृष्ठभूमि। कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा 1995 में ईपीएस 95 योजना शुरू की गई थी। ये पेंशन योजना व्यापक भविष्य निधि प्रणाली का हिस्सा है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा पेंशन निधि में स्थानांतरित किया जाता है। वर्षों से ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विशेष रूप से असंगठित और औपचारिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता बन गया है। पिछली पेंशन सीमा का अवलोकन। हालिया घोषणा से पहले ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 3,500 रुपये प्रति माह थी। कई पेंशन भोगियों को यह राशि अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त लग रही थी, खासकर मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए। बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार पर श्रमिक संघों और पेंशन भोगियों का लगातार दबाव रहा है। वृद्धि के पीछे सरकार का तर्क। पेंशन सीमा को दोगुना करके 7,000 रुपये करने का सरकार का निर्णय कई कारकों का परिणाम है। बढ़ती मुद्रास्फीति और पेंशन भोगियों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा ने पेंशन राशि को समायोजित करना आवश्यक बना दिया है। इसके अतिरिक्त इस वृद्धि का उद्देश्य उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मान और आराम प्रदान करना है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है। ये सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। पेंशन भोगियों के जीवन पर प्रभाव। ये पेंशन वृद्धि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। कई सेवानिवृत्त लोगों के लिए मासिक आय में वृद्धि का मतलब है कि वे बेहतर स्वास्थ्य सेवा, पोषण और रहने की स्थिति का खर्च उठा सकते हैं। अतिरिक्त राशि से वित्तीय तनाव और परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे पेंशन भोगियों का मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे उन्हें सरकार द्वारा मूल्यवान और समर्थित महसूस होगा। पात्रता और गणना में बदलाव। नई पेंशन सीमा के साथ पेंशन लाभों की गणना की विधि काफी हद तक वही रहेगी, लेकिन बढ़ी हुई सीमा लागू होगी। पेंशन भोगियों को उनके सेवा वर्षों और औसत वेतन के आधार पर नई अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तक मासिक भुगतान प्राप्त होगा। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जिन लोगों ने अधिक योगदान दिया है उन्हें आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा, जिससे योजना में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन का दावा कैसे करें? जो पेंशन भोगी पहले से ही ईपीएस लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें जटिल प्रक्रियाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7,000 रुपये की वृद्धि स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगी और 2025 से उनके मासिक पेंशन भुगतान में दिखाई देगी। योजना में शामिल होने वाले नए आवेदक भी पात्र होने पर इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ उठा सकेंगे। किसी भी देरी से बचने के लिए पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट रखना आवश्यक है। व्यापक सामाजिक सुरक्षा निहितार्थ। ईपीएस पेंशन सीमा बढ़ाना भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समाज के बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए नीतिगत फोकस में बदलाव का संकेत देता है। बेहतर पेंशन के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी बेहतर जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं, गरीबी और सरकारी सहायता या पारिवारिक सहायता पर निर्भरता कम कर सकते हैं। यह बदलाव औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कर्मचारी ईपीएस में योगदान करने में अधिक लाभ देखते हैं। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव। पेंशन भुगतान में वृद्धि के व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। उच्च आय वाले पेंशन भोगी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च बढ़ा सकते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है। उपभोग में यह वृद्धि छोटे व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को समर्थन दे सकती है। हालांकि सरकार को पेंशन वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए ईपीएस के स्थायी वित्तपोषण को सुनिश्चित करना होगा। ईपीएस योजना की भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में ईपीएस 95 योजना चल रहे सुधारों और तकनीकी उन्नयन के साथ और विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार अतिरिक्त लाभों, बेहतर पारदर्शिता और तेज पेंशन प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। आर्थिक बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पेंशन राशि को मुद्रास्फीति या जीवन यापन लागत सूचकांकों से जोड़ने की भी संभावना है। ये बदलाव इस योजना को कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक और विश्वसनीय बनाएंगे। पेंशन वृद्धि पर निष्कर्ष। 2025 तक ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का निर्णय एक स्वागत योग्य और अत्यंत आवश्यक सुधार है। ये पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है और भारत के सामाजिक कल्याण नेटवर्क को मजबूत करता है। हालांकि कार्यान्वयन और वित्त पोषण में चुनौतियां बनी हुई हैं, ये कदम लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आशा और सम्मान का स्रोत है।
जैसे जैसे सरकार इस योजना में सुधार करती रहेगी, पेंशनभोगी अधिक सुरक्षित और आरामदायक सेवानिवृत्ति की आशा कर सकते हैं। ईपीएफओ दिवाली अपडेट, मानस न्यूनतम पेंशन बढ़कर 2,500 रुपये हो सकती है। ईपीएफओ का 2025 का संभावित दिवाली उपहार। दिवाली पर हर किसी को कुछ राहत की उम्मीद होती है। इस बार सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें ईपीएफओ पर टिकी हैं। चर्चा है कि वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इस दिशा में कोई ठोस फैसला लिया जाता है तो लाखों लोगों की मासिक आय में उल्लेखनीय सुधार होगा और जरूरी खर्चे पूरे करना आसान हो जाएगा। पेंशन वृद्धि क्यों आवश्यक है? वर्तमान न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी। तब से किराने के सामान की कीमतें, चिकित्सा व्यय, बिजली और परिवहन लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। 1,000 रुपये प्रति माह पर घर चलाना असंभव है। कई पेंशनभोगी पूरी तरह से इसी राशि पर निर्भर हैं। ऐसे में 2,500 रुपये तक की वृद्धि पूर्ण समाधान नहीं हो सकती है, लेकिन ये निश्चित रूप से उन्हें अधिक सम्मान के साथ जीने में मदद करेगी। पेंशनभोगी समूह और कर्मचारी संगठन इस संशोधन की मांग कर रहे हैं और वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति के अनुरूप समय समय पर समीक्षा की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। ईपीएस के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाती है? ईपीएस 95 नियमों के अनुसार पेंशन 2 कारकों पर आधारित है। 1. पेंशन योग्य वेतन, सेवा के अंतिम 60 महीनों के लिए औसत मूल वेतन और महंगाई भत्ता, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। 2. पेंशन योग्य सेवा कुल सेवा अवधि, यदि 6 महीने या उससे अधिक पूरी हो गई हो तो निकटतम वर्ष तक पूर्णांकित की जाती है। जिनकी सेवा अवधि लंबी है और औसत वेतन अधिक है, उन्हें अधिक पेंशन मिलती है। कम सेवा या कम वेतन वाले अन्य लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन एक सुरक्षा जाल का काम करती है और किसी भी वृद्धि का लाभ सबसे पहले उन्हें ही मिलता है। कौन पात्र है? नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें हैं। 1. 58 वर्ष की आयु पूर्ण करना। 2. कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा। इन शर्तों के पूरा होने पर सेवानिवृत्ति पर पेंशन देय हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन की राशि सेवा अवधि और औसत वेतन पर निर्भर करती है, न कि भविष्य निधि शेष पर। ईपीएफओ 3.0 तक क्या लाएगा? बैठक के एजेंडे का एक प्रमुख विषय संपूर्ण ईपीएफओ प्रणाली को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना था। इसका उद्देश्य सदस्यों को दावे, निकासी और रिकॉर्ड सुधार तेजी से पूरा करने में सक्षम बनाना है। उपायों में शामिल हैं: एटीएम या यूपीआई के माध्यम से निकासी, तेजी से दावा निपटान, एक पूर्णतः ऑनलाइन मृत्यु दावा प्रक्रिया, विभिन्न प्रणालियों में स्वचालित डेटा सिंक्रोनाइजेशन। यद्यपि बड़े पैमाने पर उन्नयन के लिए चरणबद्ध परीक्षण की आवश्यकता होती है, फिर भी उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी पहले प्रस्ताव पर चर्चा करता है और उसे मंजूरी देता है। उसके बाद सरकार औपचारिक मंजूरी देती है। यह निर्णय आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही प्रभावी होता है। इसलिए बैठक के बाद भी सदस्यों को बदलावों के प्रभावी होने से पहले आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना का इंतजार करना होगा। इस बीच केवाईसी और दस्तावेजों को अद्यतन रखना और आधिकारिक घोषणाओं पर बारीकी से नजर रखना बुद्धिमानी है।